चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने संख्या के बारे में समझा था, है ना। संख्या को समझने से पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? अंक, कि अंक क्या होते हैं। और हम लोग जो अंक गणित पढ़ते हैं, है ना, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है ना। बेस क्या होता है आपका? 10 होता है दार्शनिक प्रणाली में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम, जितना भी कंप्यूटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, है ना, या डिजिटल प्रणाली जो भी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है? बेस क्या होते हैं? 2 होता है। बेस 2 होता है ना। 2 का मतलब ये होता है कि उसमें एक डिजिट 0 होती है और एक डिजिट 1 होती है। बेस 10 यहाँ पर कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। क्लियर है? ये 10 डिजिट होते हैं। यहाँ पर बेस 10 होता है, 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो ये तो हम लोग सारा समझते हैं, है ना। हमने संख्याएं लिख करके स्थानीय मान भी बताया था कि नॉर्मल जो संख्याएं होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के जो अंक होते हैं, है ना, उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर दशमलव में कोई चीज़ें हैं तो उनका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, कल बताया था हमने, ठीक है। डेसिमल सिस्टम के बाद हमने बाइनरी सिस्टम भी बताया था, है ना। कल थे आप? थे कल क्लास में? ठीक है, कोई बात नहीं, आज सीख लो। बाइनरी सिस्टम मैंने बताया था 0-1 की प्रणाली पर, तो इसके एग्जांपल्स मैंने कल करवाए ज़रूर थे। आज मैं फिर से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, है ना, रिवाइज हो जाए जिससे आप लोगों का। तो 0-1 की प्रणाली पर ज़रा मुझे ये बताइए कि अगर मुझे 68 लिखना हो, क्या लिखना हो? 68 लिखना हो, तो इसको अगर मुझे बाइनरी में लिखना है, इसको मुझे अगर बाइनरी सिस्टम में लिखना है, बाइनरी सिस्टम में किन अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? सिर्फ 0 और 1 का। तो 0 और 1 का यूज करते हुए हम 68 को लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? इसका मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना है या लिख लेना है। 1, है ना, 1 के बाद दुगना करिए 2, 2 का दुगना करिए 4, 4 का दुगना करिए 8, 8 का दुगना करिए 16, 16 का दुगना करिए 32 और 32 का दुगना करिए 64, 64 का दुगना करेंगे 128 आ जाएगा। हमें 128 की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या लिखना है? 68। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी जो संख्या इसमें हो सकती है 68 में, ये बाइनरी सिस्टम वाले हमने अंकों को बनाने के लिए ही ये सिस्टम लिखा हुआ है ना। जहाँ पर भी अगर 1 लिख दिया जाएगा, मान लीजिए इसके स्थान पर 1 लिख दिया गया, तो उस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। अगर इस स्थान पर 1 लिख दिया गया तो उसका मतलब हो जाएगा 8। इस स्थान पर अगर 1 लिख दिया गया तो उसका मतलब हो जाएगा 8। और 0 अगर लिख दिया, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कुछ हमें लिखना नहीं है। अगर मैंने 8 की जगह पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया यहाँ पर, तो उसका मतलब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? और हमें शुरुआत कैसे करनी है? इस 68 को अगर लिखना है तो हमें उस पूरी प्रणाली में हमें देखना होगा कि सबसे बड़े से बड़ा अंक इसका कौन सा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें से सबसे बड़े से बड़ा जो संख्या हो सकती है, क्या बन सकती है? 64। तो 64, इसमें से हम 64 पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 64 को लिख लेंगे। अगर हमें 64 लिखना है तो 0 अगर लिखेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। और 1 अगर लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 64। इस 1 का मतलब क्या हो गया? 64। यहाँ से यहाँ तक हमें सारे डिजिट्स ही भरने हैं 01 01, बस देख लेना है कहाँ पे 1 भरना है, बाकी कहाँ पे 0 भरना है। क्लियर है? अब देखिए, अगर 64 हमने लिख दिया तो इसमें से 64 तो लिख दिया हमने ऑलरेडी, यहाँ पर 1 लिख दिया 64 की जगह, इसका मतलब इसमें से 64 हट गया, 64 लिख दिया मैंने, बचा कितना? 4 बचा। और 4 के लिए यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो इस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बाकी सब की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0 0 0। ये आपका 68 का बाइनरी सिस्टम में हमने लिख दिया। 68 को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। 68 को बाइनरी सिस्टम में लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0।
आसान है कठिन है? आसान है। फिर देखिए ध्यान से, अगर मैं कह दूं 100 100 लिख दिया मैंने, और इसको किस में बदलना है आपको? अंक में बदलना है, डेसिमल सिस्टम में बदलना है ना? इसको 100 और 100 ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर हमें इसको किस में बदलना है? संख्या में बदलना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जरा देखिए, इसका मतलब क्या होता है? 1 हमें लिखना ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब क्या होता है? 4 के बाद 8 16 32 और 64, बाकी जगह पे तो 0 है। 0 का मतलब 0, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, या उसका स्थानीय मान 0 होगा, कोई मतलब नहीं है। इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा, है ना? या इसका स्थानीय मान 4 हो जाएगा इस वाले 1 का। क्लियर है? तो 1 2 4 8 16 32 64, इस 1 का मतलब 64 है, और इस 1 का मतलब 1 2 4 यानी कि 4 है, बाकी सब 0 है ना? जोड़ दीजिए 64 और 4 68। क्या आ गया? 68 आ गया। तो देखिए बाइनरी को हमने किस में बदल दिया? डेसिमल सिस्टम में बदल दिया। समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर जल्दी से। और 358 को बाइनरी में चेंज करिए जल्दी से। 358 को बाइनरी में चेंज करिए। क्या सिस्टम इसमें अपनाएंगे हम लोग? वही सिस्टम अपनाएंगे, है ना? राइट साइड से हम क्या लिखें? 1 2 4 दुगना करते चले जाइए, 8 16 32 64 128 256 और 512। तो 512 की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। 256 के बाद क्या आएगा? 512। उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि लिखना हमें 358 है। 358 में सबसे बड़ी संख्या क्या बन रही है? 256 ही बन रही है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, है ना? 256 हमारा लिख दिया। 256 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो इसको घटा दीजिए। 358 में से 256, जैसे ही हमने 256 की जगह 1 लिखा, यानी कि हमने वो लिख दिया, है ना? फिर ठीक है, इसमें से बचा कितना आपका? 2। 5 में 5 गया 0, और 3 में 2 गया 1। कितना हुआ आपका? 102। अब देखिए 102 यहाँ तो लिख नहीं सकते हम लोग 128 में, तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 0। 64 तो लिख सकते हैं ना? बड़ी से बड़ी संख्या 102 में क्या बन सकती है? 64। तो हमने 64 के लिए 1 लिख दिया, यानी कि इस 102 में से हमने 64 और लिख दिया। तो अब बचा कितना? घटा दीजिए 64। कितना बचा? 38। ठीक है, कितना बचा? 38 बचा। अब देखिए 38 हमें लिखना है, तो 38 तो यहाँ पर कहीं पर है नहीं, लेकिन 32 तो है ना? 32 तो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बड़े से बड़ा लिखना है, इधर से चलना, बड़े साइड से। अब ऐसा नहीं कि पहले 1 लिखिए फिर 2 लिखिए फिर ऐसे लिखते जाइए, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना? सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो लिख सकते हैं पहले वो लिखिए, इधर से इधर की ओर ट्रेंड करिए आप। क्लियर है? ठीक है, तो 38 में से हम क्या लिख सकते हैं? अब 32 लिख सकते हैं। जैसे ही 32 की जगह 1 लिखा, यानी कि 32 हमने लिख दिया, है ना? तो 32 लिख दिया अगर, तो 32 घटा दीजिए इसमें से, 32 घटा दीजिए, क्या बचा आपका? 6 बचा। अब हमें 6 लिखना है, तो ज़रा देखिए यहाँ 16, 6 तो नहीं यहाँ से लिख पाएंगे हम लोग, 8 यहाँ पर तो 6 नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 6 में से बड़ी संख्या क्या है? 4 हम लिख सकते हैं। तो अगर हमने 4 लिख दिया तो 4 घटा दीजिए, बचा क्या? 2 बचा। तो 2 फिर से लिख देंगे, 1 लिख दिया 2 की जगह, तो क्या हो जाएगा? इसका मान 2 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, 2 में 2 घट गया, यानी कि 0 बचा। हमने पूरा का पूरा लिख दिया, 358 कंप्लीटली लिख दिया हमने। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिख दिया। तो 358 का बाइनरी कोड क्या बना आपका? ये बना, ये बना 358 का बाइनरी कोड, है ना? 358 का बाइनरी कोड क्या होगा? 1011001110, है ना? ठीक है। अब अगर देखना है कि कैसे हम चेक करें, मान लीजिए बाइनरी कोड दिया हुआ, हमें दे दिया गया 1011001110, एक प्रश्न दे दिया, कह दिया गया ये किस संख्या के समतुल्य है? दार्शनिक प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में ये किस संख्या के समतुल्य है?
तो हम कैसे करेंगे, इसका स्थानीय मान यहाँ शुरू करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256, बस जोड़ दीजिए। जहाँ 0 0 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ के देखिए 358 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ के देखिए 358 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि बाइनरी अंकों को हम कैसे दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या में कन्वर्ट करेंगे उसको, ये भी हमने आपको बता दिया। कितना टाइम लगा हमें, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस सिस्टम को आप समझ गए, वेरी गुड। कंप्यूटर में, तुम्हारे में कंप्यूटर आना है ना, आ सकता है। ठीक है, बाइनरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी कंप्यूटर आना होता है वहाँ पर ये बाइनरी वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं या पूछ दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। मिटा दूँ अब, ठीक है। कल हमने चर्चा की थी किसकी, संख्याओं के प्रकार, है ना। संख्याओं के प्रकार में हमने चर्चा की थी संख्याओं के प्रकार में हमने सबसे पहला लिखा था प्राकृतिक संख्या, लिखा था। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या बताया था हमने, गिनती, है ना, 1 2 3 4। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था पूर्ण संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं। इसको हमने क्या कहा था, अगर 0 भी मिला दिया जाए किस में, गिनती में। गिनती कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, गिनती क्या कहलाती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और अगर इन गिनतियों में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, है ना, यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, फिर हमने कहा था पूर्णांक, क्या कहा था, पूर्णांक संख्याएं। ये 3 प्रकार की मैंने बताई थी, है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। इसमें देखिए धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं और 0 भी हैं, है ना। इसीलिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋण पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ये मैंने बताया था 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। फिर मैंने क्या बताया था आपको, सम संख्या कि भाज्य बताया था पहले, सम संख्या बताई थी। ठीक है, सम संख्या बताई थी। इनकी कुछ विशेषताएं मैंने बताई थी, जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं ये सम संख्याएं, है ना। 2 सम संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होती है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के मध्य हमेशा 2 का अंतराल ही होता है ना। और सम संख्याओं में भी मैंने बताया था कि 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, है ना, प्लस माइनस 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारी क्या हैं, सम संख्याएं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आपकी धनात्मक सम संख्याएं, फिर ऋणात्मक सम संख्याएं, और शून्य जो होती है वो भी आपकी एक सम संख्या होती है। सारी परिभाषाएं इस पर लागू होती हैं। सारी जितनी भी हमने सम संख्या की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं, वो सारी की सारी शून्य पर लागू होती हैं, है ना। ये 2 से पूर्णतः विभाज्य भी हो जाता है। कई बार जब 2 सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं, -2 और +2 सम संख्याएं हैं, जोड़ दीजिए तो योगफल क्या आएगा, 0। सम संख्याओं का योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है, 0 आएगा, यानी कि 0 एक सम संख्या है। क्लियर है। 0 में भाग दे के भी मैंने दिखाया था कि अगर 0 में 2 का भाग दे दिया जाए, है ना, 0 में 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल क्या होगा, 2 शून्य शून्य, और घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल भी क्या आएगा, 0। यानी कि अगर हम क्या ले लें, भाज्य क्या ले लें, 0, भाजक क्या ले लें, 2, यानी कि 2 से भाग दें, 0 में 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए कितनी बार डिवाइड हो जाता है, 0 बार। भागफल क्या आ जाता है, 0। भागफल क्या आ जाता है, 0, और शेषफल भी क्या आ जाता है, 0। शेषफल 0 आने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल 0 आने का मतलब होता है पूरा पूरा भाग चला गया। कितनी बार, 0 बार। भाज्य क्या है, 0, यानी कि 0 में भाग दिया जा रहा है। भाजक क्या है, 2, यानी कि 2 से भाग दिया जा रहा है। किस में, भाज्य में, 2 में, 0 में। क्लियर है। तो ये भाग देने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए,
है ना। एक बार एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि अगर शून्य को 5 से भाग दिया जाए तो बताइए भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होगा, है ना। तो भाज्य तो शून्य है, भाजक 5 है, शून्य बार भाग जाएगा, है ना, और घटाने पर शेषफल भी क्या आएगा, शून्य आएगा, भागफल शून्य होगा, भाज्य भी शून्य होगा, भाजक क्या होगा, 5 होगा। तो भाजक जो 5 है उसके अलावा सब कुछ क्या होगा, शून्य ही होगा उसमें। क्लियर है, मैंने कल बताया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। चलिए, क्या होती हैं ये, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 विषम संख्याएं ले लीजिए तो उनका योगफल क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होगी, है ना। अंतर क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होगी। 7 में 5 घटाइए क्या आ जाएगा, 2। 7 में 3 घटाइए क्या आ जाएगा, 4। 2 विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा एक सम संख्या आएगी, 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही आएगी। क्लियर है ना। और अगर 2 सम संख्याओं का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। भाग के बारे में हम लोग चर्चा करते नहीं हैं। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य अंतर कितना होता है, क्रमागत विषम संख्याएं ले ली जाएं, कितनी, 2, तो उनके बीच में अंतर कितने का होगा, अंतर कितने का होगा, 2 का, है ना। विषम संख्याएं यानी कि 13 और 15 क्रमागत विषम संख्याएं 2-2 के अंतराल पर होती हैं। क्लियर है, तो ये विशेषताएं हैं। अब विषम संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ऋणात्मक और धनात्मक, है। शून्य तो सम संख्या में चली जाती है इसलिए यहाँ पर रहेगी नहीं, और 2, 4, 6, 8 वो भी सम संख्या में चली जाती हैं प्लस माइनस वाली, तो उनके अलावा जो बचेंगी वही विषम संख्याएं हैं, यानी कि +-1 +-3 +-5 डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि प्लस वाली सीरीज धनात्मक विषम संख्याएं हैं, माइनस वाली सीरीज -135 ये ऋणात्मक विषम संख्याएं हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है आपकी अभाज्य संख्याएं। क्या आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अभाज्य संख्याओं का। क्या, अभाज्य संख्याएं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑड नंबर्स, जो अभी हमने पढ़ा। इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, है ना। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है, इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। अब है आपकी अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, जरा ये देख लीजिए। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से, है ना, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, भिन्न संख्याएं होनी चाहिए, है ना। एक तथा स्वयं से विभाजित हों, विभाज्य हों तथा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य ना हो। 2 संख्याओं से तो विभाज्य हो, किससे किससे, 1 से हो जाए तो किसी भी संख्या में 1 का भाग चला जाता है, स्वयं से, अरे अपने आप से भी स्वयं से उसी संख्या का भाग भी चला जाता है उसमें, लेकिन ये दोनों अंक अलग अलग होने चाहिए, है ना।
तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। किसी तीसरी अंक का किसी तीसरी संख्या से विभाजित ये नहीं होनी चाहिए, ये विशेषता होती है इसमें, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अगर 1 की चर्चा करें तो 1 किससे विभाजित होता है? 1 से विभाजित होता है, लेकिन किसी भी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी क्या? ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अलग अलग अंक होने चाहिए जिससे विभाजित हों, 1 और स्वयं 2 अलग अलग अंक होने चाहिए। यहाँ तो 1 ही आ गया है, दूसरा तो आया ही नहीं। और दो आने चाहिए और तीसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूसरा भी नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? 2 अलग अलग अंक ऐसे मिलने चाहिए जिनसे विभाजित हो जाए, और वो कौन होने चाहिए? 1 और स्वयं, तीसरा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 भी नहीं मिल रहे हैं, तो सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। फिर हम देखते हैं 2 को आप 1 से विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित, स्वयं से अपने आप से विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगा। किसी तीसरे अंक से विभाजित करना चाहेंगे, विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब है ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? ठीक। सॉरी, ये तो अभाज्य संख्या हो गई, तीसरी मतलब फिट बैठ गई ना परिभाषा में। 2 भिन्न भिन्न संख्याओं से कट गई, 1 और स्वयं से, लेकिन तीसरी संख्या से नहीं कटी, तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा में फिट बैठ गई, है ना। और 2 ही आपकी सबसे छोटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य धन पूर्णांक संख्या इसी को कहा जाता है, या एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सबसे छोटी, है ना, ऋणेतर अभाज्य धन पूर्णांक, ऋणेतर अभाज्य धन पूर्णांक संख्या कौन सी है? 2 ही है। ऋणेतर का मतलब होता है नेगेटिव संख्याएं नहीं लेना है आपको, पॉजिटिव संख्याओं में ही ढूंढना। तो हमने 1 से शुरू किया है ना, माइनस वाली लिया क्या? नहीं लिया। पॉजिटिव संख्याओं में ही हमें ढूंढना है ऋणेतर, जो ऋणात्मक ना हो, है ना। तो या 0 या 0 से ऊपर वाली में। 0 भी नहीं लेना है, क्यों? यहाँ धन पूर्णांक लिखा हुआ है। धन पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक संख्याओं में ही लेना है हमें 0 या ऋण पूर्णांक संख्याओं में, ऋणात्मक संख्याओं में हमको ढूंढना नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो 2 हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, फिर 3 के बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे। 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत लेट। 1 से कट रही, 3 से कट रही है ना, लेकिन किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही। तो ये भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जरा 4 के बारे में देखिए, ये 1 से विभाजित हो रही है, स्वयं से विभाजित कर रही है, लेकिन एक तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है। प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 5 आपकी है ना, 6 आपकी नहीं है, 7 आपकी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है ना, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है ना, 20 नहीं है। ऐसे हम लोग कम से कम 100 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे मैं भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम इसको मिटाते। ये तो समझ गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य धन पूर्णांक संख्या कौन सी है? या तो ये लाइन लिख देगा, या तो ये लाइन लिख देगा, या तो सीधे सीधे कह देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, या तो सिर्फ इतना लिख देगा, या तो पूरा इतना यहाँ मिला करके इतना लिख देगा, या यहाँ से काट करके इतना लिख, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य धन पूर्णांक, या तो ये लिख देगा, है ना। तो एक सबसे छोटी अभाज्य पहली लाइन, सबसे छोटी अभाज्य धन पूर्णांक दूसरी लाइन, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य धन पूर्णांक, ये क्या है? तीसरी लाइन। यानी कि 3 तरीके से भाषा लिख करके प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछ दिए जाएंगे आपसे, पूछे गए हैं। ये भाषा भी इस्तेमाल की गई है ये वाली प्रश्नों में, ये भाषा भी इस्तेमाल की गई है, ये भाषा भी इस्तेमाल की गई है प्रश्नों में अलग अलग। तो ये 2 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अभाज्य संख्या नहीं है।
देखिए गुणनखंड जब भी करते हैं, लासा मासा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं। तो लासा मासा पढ़ते टाइम गुणनखंड जो करते हैं उसमें सबसे पहला गुणनखंड जो सबसे छोटी संख्या जिससे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं ना हम लोग, किस संख्या से भाग देना शुरू करते हैं? 1 से कि 2 से? 2 से। अभाज्य संख्याएं वही हैं जिनसे हम लोग काटना शुरू करते हैं। 4 से कभी भाग देते हुए देखा है आपने? नहीं। 4 से कटेगा तो 2 से पहले ही कट जाएगा वो। 6 से कटने का मतलब 2 और 3 से पहले ही कट जाएगा, 6 से काटने की नौबत ही नहीं आएगी। तो जब भी गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही पहले उनको डिवाइड किया जाता है ना, क्योंकि भाज्य संख्याएं उन्हीं का मल्टीपल्स होती हैं, उन्हीं का गुणनफल होती हैं, उससे हमें डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो गुणनखंड किससे बनते हैं? अभाज्य संख्याओं से। क्लियर है ना? तो अभाज्य संख्याओं की हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटाऊं इसे? चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, है ना। 2 के बाद 3 के बाद 5, आशा जी बताती जाइए, 7 11, 9 तो नहीं आएगा ना? 9 अभाज्य संख्या है कि विषम संख्या है? 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। कई लोग अभाज्य और विषम को एक ही कर देते हैं, 2 3 5 7 9 ऐसे कर देते हैं। तो 2 3 5 7 तो है, 9 नहीं है, 9 अभाज्य संख्या है। क्रम में लिख देते हैं, वो उन्हें लगता है वो भी अभाज्य संख्या है। विषम संख्या है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य और विषम में अंतर होता है, ठीक है ना। ठीक है, 11 के बाद 13 के बाद अब 11 13 15 भी लिख देंगे लोग, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है वो, है ना। ठीक है, 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23, इसके बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये 50 तक की हो गई। ज़रा ध्यान से देखिए, 29 लिखा हुआ है ना, 29 लिखा है ना, तो अगर 1 से लेके 30 तक देखें, 1 से लेके 30 तक देखें तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। 30 से अगर 50 तक देखें तो 5 और हैं, यानी कि अगर 50 तक की अभाज्य संख्याएं देखें तो 10 ये 5 वो, 30 तक में 10 हैं, फिर आगे वो हैं, है ना। 20 तक देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 ही कम हो रही हैं फिर, है ना। 8 हो रही हैं, 8 नहीं, पूरा आंकड़ा देखिए। 30 तक में कितनी है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभाज्य संख्याएं। प्रश्न कैसे पूछा जा चुका है ना। कहते हैं कि आरंभिक 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रश्न क्या पूछा गया एग्जाम में? आरंभिक यानी कि शुरुआती, है ना, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। कितना आता है आसनी, याद है कुछ? इनका औसत पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है, पूछा क्या जाएगा? 129 इनका योगफल आता है। 129 इनका योगफल आता है। 10 संख्याएं हैं, 10 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 12.9। इनका योगफल आता है 129, 129। जोड़ के देख लीजिएगा थोड़ा सा, मुझे तो याद है, ये कई एग्जामों में आ चुका है। अकेले सीटेट में इस साल आया था, अभी आया होगा, मैं तो बता देता हूँ पहली क्लास में ही। जब भी ये नंबर सिस्टम बताता हूँ मैं काम की चीज़ें बता ही देता हूँ आपको, है ना। सीटेट में क्या, बाकी कॉम्पिटिशन में भी आ चुका है। आज भी नंबर निकल आया सर। हाँ बिल्कुल, हर क्लास में मेरी कोई ना कोई नंबर ज़रूर निकलता है ना, जो हम पढ़ाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ पढ़ाएं चाहे बड़ी से बड़ी पढ़ाएं हम, उसमें नंबर्स तो मिलते हैं। क्यों? एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। इधर उधर की चीज़ें हम कुछ पढ़ाते नहीं हैं, ना हमें पढ़ाना है ना। हमें पता भी रहता है चीज़ें, क्वेश्चन मेरी नज़रों में रहते हैं, हम एक बार एक नज़र भी डाल लेते हैं तो मेरे दिमाग में बने रहते हैं प्रश्न कि हाँ ये चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ से पूछी गई हैं। तो चैप्टर तो वही पढ़ने हैं, बट प्रश्न क्या पूछे गए ये भी मेरे दिमाग में रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं कि क्या पूछा गया है यहाँ से। जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो मेरे दिमाग में परमानेंटली रहता है कि क्या क्या पूछा गया है एग्जाम्स में, क्या क्या क्वेश्चंस बन चुके हैं, मेरे दिमाग में रहता है परमानेंटली। तो जाहिर सी बात जब दिमाग में रहेगा तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करूँगा। भाई पढ़ा तो सब कुछ रहा हूँ लेकिन इस पर फोकस करो। मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया कि मैं औसत पढ़ाने लगूँ आपको?
अरे मुझे पता है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, देखा हुआ है मेरा सब कुछ, ठीक है। अब इस बार अगर 30 तक की अभाज्य संख्याओं का 10 का पूछा तो अगली बार हो सकता है 50 तक का पूछ दे। आरंभिक 50 संख्याओं का औसत बताइए, या आरंभिक 100 तक की, 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके मध्य में, 1 से 100 के मध्य में जो अभाज्य संख्या है उनका औसत बताइए। अब आपको अभाज्य संख्याएं ही नहीं पता है तो औसत क्या बताएंगे, जबकि औसत निकालना सीधा सा काम है, जोड़िए भाग दे दीजिए। 10 संख्याएं हैं, 10 को जोड़िए, 10 का भाग दे दीजिए। 15 संख्याएं हैं, 15 को जोड़ दीजिए और क्या करिए, भाग दे दीजिए, है ना। तो जरा देखिए, इनको भी टोटल देख लें, ये कितनी है, 1 2 3 4 5, आप अपने से निकाल लीजिएगा 50 तक की कितनी है। 50 के बाद अब हम 100 तक चलते हैं कि 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, लिस्ट कोई बताएगा मुझे? 51 है, नहीं है। 17 3 51 है ना, 51 नहीं है, ठीक है। 52 नहीं है, 53 है, सॉरी 51 तो हमें लिखना नहीं है, अभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं ना। तो 53 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 54 कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा, 17 3 51, 3 से कट जा रहा है, 17 से भी कट जा रहा है। 52 तो वैसे भी 26 से कट जाएगा। 53 नहीं कटेगा। अच्छा तरीका क्या है इसका देखने का, जरा देख लीजिए, है ना। मान लीजिए मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँ तो क्या वर्गमूल निकलेगा? 7 7 49 पूरा निकल आएगा और 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 से पीछे वाली जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, 8 से पीछे वाली अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 2 3 5 7, यही है ना। 8 से पीछे इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 7 7 49, थोड़ा बचेगा, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 64 से नीचे वाला यानी कि 7, क्लियर है ना। 7 7 49 पूरा वर्गमूल बन रहा है ना इसमें। तो वहाँ तक की सभी अभाज्य संख्याएं ले लीजिए और डिवाइड करके देखिए, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये भाज्य संख्या है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो अभाज्य संख्या है। क्योंकि अब कैसे समझेंगे हम कि यार 53 किससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किससे भाग दें, है ना। 54 55 56 ऐसे बड़ी संख्याएं हैं, देखना है। हम कैसे समझेंगे यार कि भाज्य है कि अभाज्य है, कैसे डिसाइड करेंगे? और फिर कहाँ तक कितनी संख्याएं, किसका भाग देते रहेंगे? 21 का भाग दो, 22 का भाग दे के देखो, 23 का भाग दे के देखो, 24 का भाग दे, किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे देखेंगे? इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि उसका वर्गमूल देखिए कि पूरा वर्गमूल क्या बन रहा है। वहाँ तक की अभाज्य संख्याओं से वो विभाजित अगर नहीं हो रहा है तो अभाज्य संख्या अगर किसी से विभाजित हो जाए तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 3 8 योगफल अगर क्या होता? 3 से विभाजित हो जाता और 3 से विभाजित हो जाता। 5 3 8 3 से विभाजित नहीं होगा, है ना। 5 3 8, या ऐसे कर लीजिए इकाई का अंक 3 है, 5 से विभाजित नहीं होगा। 7 का भाग 7 8 56, 7 7 49, 7 से तो कटेगा ही नहीं, पूरा वर्गमूल ही नहीं तो निकल आता। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 54 वैसे भी 2 से कट जाएगा, आपको पता ही है ना। 55 5 से कट जाएगा, 56 2 से कट जाएगा। 57 देखिए चेक कर लेते हैं, 57 किससे कट जाएगा? 19 30 57, यानी कि 3 से कट जाएगा। 19 30 57 का मतलब 3 से अगर भाग देंगे तो 19 बार कट जाएगा, है ना। 3 से विभाजित होने का और क्या सिस्टम होता है? 7 5 12, योगफल अगर 12 आ गया 3 से कट रहा है यानी कि 3 से कट गई वो। क्लियर है ना? ठीक है। 58 फिर कट जाएगा 2 से। 59 को देख लीजिए, ठीक है। अब ये काम आपको करना है। 60 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 61 नहीं कटेगा। चलिए 62 कट जाएगा। 63 कट जाएगा। 21 63 होता है, 3 से कट जाएगा, है ना। 64 कट जाएगा। 65 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 66 2 से 3 से कई चीज़ों से कट जाएगा। 67 7 6 13, भाग दे के देखिए किसका कट रहा है। 68 कट जाएगा। 69 का मतलब हो गया 6 9, 3 से कट जाएगा। 9 6 15, है ना। 70 कट जाएगा। 71 बाकी एक बार लिस्ट चेक भी कर लीजिएगा, इंटरनेट से देखिएगा, उसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है, मतलब इंटरनेट पे सर्च करिए सब कुछ आ जाता है। अभाज्य संख्याएं 100 तक की अभाज्य संख्याएं डाल लीजिए और मैच करा लीजिएगा, अभी देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, हो सकता है दिमाग लगाने में हम इधर उधर कर जाएँ, थोड़ा मिस कर जाएँ, जल्दी कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाइए उसमें, ठीक है। बट हमें एक लिस्ट जो है तैयार होनी चाहिए दिमाग में, बार बार इसको पढ़िए ताकि हम गलती ना करें एग्जाम में। क्योंकि हमें सोचने का या इतना काटने पीटने का या समय नहीं रहता है कि हम 100 तक की अभाज्य संख्याएं अगर उसने कह दिया तो हम बैठ के पहले अभाज्य संख्याएं चेक करें। अरे हमें औसत पूछ रहा है, अभाज्य संख्याएं हमें पता होनी चाहिए सारी, बैठ के हम चेक करते रहेंगे क्या? नहीं, हमें याद होनी चाहिए।
क्लियर है? ठीक है, तो 71 के बाद 72 कट जाएगा, 73, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 80 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा। ठीक है, 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 86 कट जाएगा, 87 87 8 7 15 किससे कटेगा ये? 29 से नहीं, छोटी संख्या बताइए। हाँ, 8 7 15 3 से कट जाएगी ये। योगफल देख लीजिए ना, 8 7 15 योगफल अगर 3 से कट रहा है, नहीं कि 3 से कट जाएगी। ठीक है, 87 नहीं होगा, 88 2 से कट जाएगा, है ना। 89 कटेगा, ठीक है। 90 कट जाएगा, 91 13 7 91 है ना, 7 से कट जाता है। ठीक है, 92 कट जाएगा, 93 कट जाएगा, 9 3 12 3 से कट जाएगा, 93 94 कट जाएगा, 95 कट जाएगा, 96 कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा, अंतिम यही है। 98 कट जाएगा, 99 कट जाएगा और 100 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब इंटरनेट से इस लिस्ट को मैच करा लीजिएगा। आप देख लीजिए आशा जी थोड़ा सा नेट चला करके, क्योंकि मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए क्रम से, है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए 5 दहाई वाले में कितनी है? 2। 6 दहाई वाले में कितनी है? 2, है ना। ठीक है, फिर 8 दहाई वाले में कितनी है? 2। 9 दहाई वाले में तो एक ही है, वहाँ 2 नहीं है। सिर्फ 7 दहाई वाले में भी 3 है। 7 दहाई वाले में 3 है, तो वही इधर कम हो जा रहा है 9 दहाई वाले में। इतना भी याद रखेंगे तो भी एक आइडिया चल जाएगा, है ना। ठीक है, 2 ग्रुप इधर हैं, 2 ग्रुप इधर हैं, है ना। बीच वाले में 1 बढ़ गया, लास्ट वाले में 1 कम हो गया। यहाँ 3 हो गई हैं, वहाँ 1 है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। उधर कितनी थी? 15। यानी कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हमें? 25। अब इनका औसत निकालना तो आपके लिए आसान काम है कि नहीं है, या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इनको कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं 100 तक की कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कितनी थी आपकी? 10। ये कितनी थी आपकी? 5। 30 तक में 10 हैं, फिर 30 से 50 तक में 5 हैं, और 50 से 100 तक में फिर से 10 हैं। आगे बढ़ें तो यह अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता रहना चाहिए। प्रिंसी जी, प्रियांशी जी, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बताता हूँ? सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, मुझे ध्यान से सोच करके बताइए आप, मैं इसकी परिभाषा बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताइए आप लोग। 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं कि? अच्छा ये बताइए, 5 आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 7 आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या है। तो दोनों मिलकर के ये सह अभाज्य कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी। ठीक है, फिर मुझे बताइए, मैंने ले लिया 5 और 6। 5 क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अच्छा, 6 आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। अब मुझे ये बताइए, दोनों मिलकर के सहअभाज्य होंगी कि नहीं होंगी? सहअभाज्य होंगी कि नहीं होंगी? बताइए आप पीछे।
सहभाज्य होंगी कि नहीं होंगी? क्या करूं? ये तो हैं, ये सहभाज्य हैं कि नहीं हैं? बच्चन, आप, सूरज, आप सहभाज्य नहीं हैं। प्रियांशी जी आप बताइए। सहभाज्य ये भी हैं, ये भी सहभाज्य हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे, है ना। अब आप ले लीजिए क्या, आप ले लीजिए 9 और 10, क्या ले लीजिए 9 और 10, ये कैसी है आपकी? विषम छोड़िए, भाज्य है, भाज्य है। 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जाती है, और 10 भी क्या है? भाज्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब बताइए सह अभाज्य हैं कि नहीं हैं? प्रियांशी जी, सह अभाज्य हैं कि नहीं हैं? यही तो प्रश्न है। बस जो मैंने बोर्ड में लिख दिया वही तो आपको सीखना है। ये सीख लिया, कहानी ख़त्म, आगे बढ़ जाऊंगा मैं तुरंत। ये भी आपकी सह अभाज्य हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक भाज्य और एक अभाज्य क्यों हैं, है ना। दोनों भाज्य क्यों हैं या दोनों अभाज्य क्यों हैं? दोनों अभाज्य भी सहभाज्य हो सकती हैं, दोनों भाज्य हों तब भी सहअभाज्य हो सकती हैं, और एक संख्या भाज्य और दूसरी अभाज्य हो तब भी सहअभाज्य हो सकती हैं। वास्तव में सहअभाज्य होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों संख्याओं का, है ना, a और b, ये दो संख्याएं सहअभाज्य होंगी यदि क्या, a और b का HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF 1 का मतलब होता है कोई भी कॉमन गुणनखंड एक के अलावा नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 और 7 में कोई भी गुणनखंड ऐसा है क्या जो दोनों में हो? है? नहीं है। 5 और 6 में कोई भी ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है? नहीं है। 9 और 10 में कोई भी ऐसा गुणनखंड है क्या जो दोनों में हो एक के अलावा? अरे इसमें 3 गुणा 3 है, इसमें 5 गुणा 2 है। कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है। एक के अलावा एक ही होना चाहिए कॉमन, यानी कि एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ढूंढेंगे, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं नजर आएगा। कहानी ये है, अगर कोई भी गुणनखंड कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सहअभाज्य है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दूँ 9 और 21। अब बताइए ये आपकी सहअभाज्य हैं कि नहीं है? ये 9 और 21, देखिए इसका एक गुणनखंड 3 है और इसका भी एक गुणनखंड 3 है। ये आपका 3 गुणा 3 है और ये 3 गुणा 7 है। तो एक कॉमन गुणनखंड 3 हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी कॉमन गुणनखंड अगर मिल गया हमें तो फिर वो सहभाज्य नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं के लिए ज़रूरी है कि उनमें भी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए उनका? एक, है ना। सिर्फ एक ही उनका HCF होना चाहिए। HCF का मतलब होता है वो संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, यानी कि दोनों का कॉमन गुणनखंड हो, बड़े से बड़ा। क्लियर है ना? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब दोनों का, फैक्टर माने गुणनखंड हो, दोनों का गुणनखंड हो, हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा। और सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड है, इसका मतलब इसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, यानी कि एक का ही भाग जा सकता है, बाकी किसी संख्या, कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो सहभाज्य कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई एक संख्या ऐसी मिल जा रही है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो फिर वो सहभाज्य नहीं कहलाएंगी। क्लियर है? दो क्रमागत संख्याएं, जैसे हमने ले लिया था यहाँ पर 5 और 6, 9 और 10, है ना। तो दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। हमेशा क्रम से आने वाली दो संख्याएं ले लीजिए, हमेशा सहभाज्य होंगे, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 11, 12 सहभाज्य हैं, 121, 122 सहभाज्य हैं, 155, 156 सहभाज्य हैं। बात समझ में आई? दो क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लेंगे तो आपस में क्या होंगी? वो सहअभाज्य होंगी, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। जरा ले लीजिए, हमने ले लिया 23 और 24,
इसके गुणनखंड क्या हैं? 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, यही है ना। 23 के गुणनखंड क्या है? कोई नहीं है। हम कहते हैं यहाँ पर 25 लिख देते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5, कुछ कॉमन है? नहीं। हम कहते हैं क्रम से ही तो लिखना है, 24 25 लिख दिया हमने। देखिए कोई भी गुणनखंड इसका और इसका कॉमन है? नहीं। जरा 25 के साथ 26 लिख दीजिए, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 13 गुणा 2। इनमें और इनमें 25 और 26 के गुणनखंडों में कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है। HCF 1 ही आएगा हमेशा, सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा, बाकी और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। HCF 1 मिलेगा, है ना। तो हमेशा क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य होती हैं। कभी पूछ दिया जाए, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, कह दिया जाए निम्न में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं, तो आप 1 सेकंड में टिक कर दिए, जिसका HCF 1 मिले वही क्या है? सहभाज्य। और अगर क्रमागत संख्या है तो तुरंत वो सहभाज्य हमें दिख जाएगी 1 सेकंड में। 2 अभाज्य संख्याएं अगर मिल गई हमें, क्या? अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य होंगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, गुणनखंड होते ही नहीं है अभाज्य संख्याओं के। एक और स्वयं से कटती है, कोई दूसरा गुणनखंड उनमें होता ही नहीं है, तो कहाँ से ढूंढोगे? 2 अभाज्य संख्याएं ले लेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप ले लीजिए क्या, 13 और 17, ये अभाज्य संख्या है? है। 17 अभाज्य संख्या है। 11 13 हमने लिया नहीं था, 11 13 17 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आपस में क्या है? अभाज्य। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याएं ले लेंगे तो हमेशा वो सहभाज्य होंगी आपस में। तो ये 2 चीज़ें आप जानते रहिएगा। क्या? अगर 2 क्रमागत संख्याएं लेते हैं हमेशा सहभाज्य होंगी, और 2 अभाज्य संख्याएं लेते हैं तो ये भी सदैव क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? हाँ, लिख लीजिए, नोट करते चलिए साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में आ जाएंगे तो कई बार लोग क्या होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता है उनमें कि HCF 1 निकालना है हमें। वो सहभाज्य का मतलब अभाज्य समझ लेते हैं, सहभाज्य का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि हमें दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, जबकि दोनों संख्याएं भाज्य दी हुई हैं तब भी सहभाज्य हैं। अब लड़का ढूंढने लगेगा इसमें अभाज्य, तो इसको क्या कर देगा कि सहभाज्य नहीं है, नंबर चला जाएगा। समझ गए बात को? तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। दोनों संख्याएं भाज्य हैं, उसके बाद भी सहअभाज्य हो जाएंगी। वो एक संख्या भाज्य है, एक अभाज्य है, तब भी सहअभाज्य हो जाएंगी, और दोनों अभाज्य हैं तब तो सहभाज्य होंगी ही होंगी। दोनों क्रमागत हैं तो हमेशा सहभाज्य होंगी ही होंगी। लेकिन अगर एक भाज्य एक अभाज्य है तो भी सहभाज्य हो सकती हैं, दोनों अगर भाज्य हैं तो भी सहअभाज्य हो सकती हैं। मामला क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। आ रहा है समझ? और ये अभाज्य संख्याएं, और दूसरा टॉपिक है आपका परिमेय संख्याएं। यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, हमेशा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, अभाज्य संख्याओं का, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं का, है ना। इन 2 चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। प्रश्न आपके कहीं ना कहीं इससे मिलते रहते हैं। मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ही बोलते हैं ना? ठीक है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं।
ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ज़रा ये बताइए, एक के बारे में तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तीसरी संख्या तो मिलेगी नहीं, और इसमें लिखा हुआ ना किसी तीसरी संख्या, तो ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। तीनों क्या होनी चाहिए? तीनों कह रहा है ना तीसरी संख्या, तो तीनों संख्याएं ये अलग अलग होनी चाहिए। बात समझ में आई? तीन अलग अलग संख्याओं से, है ना? ठीक है, तो एक तो हमारा सिर्फ एक ही संख्या से डिवाइड होता है, ना दूसरे से ना तीसरे से, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी क्या? नहीं। अभाज्य संख्या भी नहीं कहलाई थी क्योंकि उसको अभाज्य संख्या को भी दो संख्याओं से कटना था, इसे तीन संख्याओं से कटना था, तो ना तो ये अभाज्य है ना ही अभाज्य। अब यहाँ पर देखिए एक के बारे में हमें पता चल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, कि जो एक है आपका क्या, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। की कसौटी में कस रहे थे, कसा था क्या ये? नहीं। भाज्य की कसौटी में कस रहे हैं तब भी नहीं कस पा रहा है, यानी कि दोनों से बाहर है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है ना? ठीक है, दो तो है ही नहीं, दो अभाज्य है, तीन तो है ही नहीं, चार हमारा था जो देखिए एक से अपने आप से और एक तीसरी संख्या से कट जा रहा है, यानी कि ये क्या है? भाज्य संख्या है ना? तो ये क्या हो गई आपकी सबसे छोटी ऋणेतर भाज्य संख्या या भाज्य धन पूर्णांक संख्या, है ना? कौन सी है आपकी? 4। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट तथ्य निकल आया ये, और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य निकल आया एक से, है ना, कि एक आपका क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और हमने दो देखा था, दो भी इम्पॉर्टेंट था। ये क्या थी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी। ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। लाइन में चाहे जो कुछ भी लिख दें, सबसे छोटी ऋणेतर भाज्य धन पूर्णांक, ये दुनिया भर कैसे लिखेंगे सब, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। धनात्मक संख्याओं की ही बात की जा रही है, ऋणेतर संख्याओं की ही बात की जा रही है, तो चाहे धन पूर्णांक लिख दें। धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक, ऋणेतर का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, यानी कि धनात्मक या जीरो। क्लियर है ना? तो ये सब वही चीज़ है, कुल मिला के कहानी है सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, और एक ना भाज्य ना ही अभाज्य। क्लियर है? काम के तथ्य यही हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4 में अगर हम लोग धन संख्याओं में धन पूर्णांकों में देखेंगे तो एक के बारे में तो हमें पता चल ही गया था, कुछ नहीं है ये, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बाकी एक के बाद अभाज्य संख्याओं की लिस्ट हमने बनाई थी कि नहीं? बनाई थी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 100 तक की लिस्ट बनाई थी। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको अलग कर दीजिए, बाकी जो बचेंगी वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। सिंपल सा है, ठीक है? क्यों? किसी न किसी तीसरी संख्या से वो डिवाइड हो जाएंगी। एक से डिवाइड होगी, स्वयं से अपने आप से डिवाइड होगी, और किसी न किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब वो सभी भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है? इतने डिटेल में कभी ये चीज़ें समझी हैं, सोची हैं? विचार नहीं किया होगा इतना, है ना? अब विचार हम लोग कर लेते हैं। एक ही बार जानना है, एक बार जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे जैसा जो भी होगा। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन डॉट, है ना? अगर धन पूर्णांक संख्याओं में देखेंगे तो सभी आपकी भाज्य संख्याएं यही हैं। जो अभाज्य नहीं है वो क्या है? भाज्य हैं। लेकिन एक के बारे में क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बाकी सभी संख्याओं में एक के अलावा जो भाज्य नहीं है वो भाज्य है, अभाज्य है, और जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है ना? भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसमें एक को भी शामिल कर देंगे, है ना? हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? एक धन अभाज्य संख्याएं धन भाज्य संख्याएं, तो ये क्या बन जाएंगी आपकी? धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। क्या बन जाएंगे ये? क्या बन जाएंगी ये? धन पूर्णांक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं
प्राकृतिक संख्याएं। मैं बता चुका हूँ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4। धन पूर्णांक क्या होते हैं, +1 +2 +3, यानी कि वो भी 1 2 3 4। ये भी 1 2 3 4 हैं, ये भी 1 2 3 4 हैं। और ये क्या है, 1 2 3 और 4 कहाँ पर, यहाँ पर। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, और जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य है। और एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, तो एक को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। सबको मिला देंगे, क्या बन जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं। 1 2 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 3 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 4 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 5 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 6 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 7 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 8 कहाँ आएगा, यहाँ पर भाज्य संख्याओं में। 9 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 10 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। 11 कहाँ आएगा, भाज्य संख्याओं में। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य है। क्लियर है मामला। और एक को और शामिल करेंगे हम, तब जा करके धन पूर्णांक बनेंगे, सभी संख्याएं बनेंगी 1 से लेकर के। क्यों, एक भाज्य और अभाज्य किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको अलग से हमें शामिल करना पड़ेगा, तब प्राकृतिक संख्याएं बन पाएंगी, तब धन पूर्णांक संख्याएं बन पाएंगी। इतना संख्याओं के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है विजय? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लगता है अभी आप लोगों ने, कि क्लास स्टार्ट हो गई है। दे दीजिएगा थोड़ा, मिटाएं अब। चलिए अब हम लोग और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, परिमेय संख्याएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। साधारण भाषा में अगर कहें, साधारण भाषा में कहें तो एक ऐसी भिन्न जिसका हर शून्य ना हो, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। भिन्न में वैसे भी 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश और एक हर, है ना। हर शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखने का इसका क्या तरीका है मैथमेटिक्स का, देखिए भिन्न हम सभी लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना है कि यार परिमेय क्या आ गया हमारे सामने। परिमेय का मतलब सीधे सीधे होता है भिन्न, है ना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। बट भिन्न की क्वालिटी होती है, भिन्न तभी बनेगी जब उसका हर शून्य नहीं होगा, है ना। कभी भी 5/0 नहीं लिखा जा सकता है ना। कभी भी भिन्न को हम लोग 5/0 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। लेकिन हम लोग 0/5 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट भिन्न है। और ये आपकी इनकरेक्ट है, भिन्न है ही नहीं, यह परिभाषित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। इंग्लिश में इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको हिंदी में अपरिभाषित। यानी कि इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको लाइन में हम कहाँ पर दर्शाएं, नहीं दर्शा सकते। बट 0/5 का मतलब होता है 0, और 0 तो एक संख्या है, हमें पता है। अभी पूर्ण संख्याओं में हमने पढ़ा था, पूर्णांक में भी पढ़ा था, सम संख्याओं में भी पढ़ा था, किसको, शून्य को। बट इसको नहीं पढ़ा था 5/0 को। 0/5 का भागफल 0 में 5 से भाग देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 0। भाग दिया था कि नहीं, अभी 0 में 2 का भाग दिया था, भागफल कितना आया था, 0। यानी कि किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में, भागफल 0 आएगा। और 0 हमारे समझने का विषय है। इस संख्या को तो हम समझते हैं 0 क्या होता है, नहीं समझते हैं, समझते हैं। इसका अंक गणित में बहुत बड़ा रोल है, 0 के बिना सब कुछ अधूरा है। पूरी मैथमेटिक्स बेकार है 0 के बिना, है ना। पूरी दार्शनिक प्रणाली 0 के आधार पर ही चलती है ना। बाइनरी सिस्टम में भी देखिए 0 है, तो कुछ नहीं चलेगा 0 के बिना, है ना। और 0 का आविष्कार कहाँ किया गया था, आविष्कार उसका चीन में कि भारत में, ठीक है, भारत में हुआ है 0 का आविष्कार। 0 विश्व को 0 की संकल्पना देने वाले कौन है, भारतीय हैं, है ना। 0 की संकल्पना से परिचित नहीं थे लोग, उसका यूज करना नहीं जानते थे। पूरे विश्व को 0 दिया किसने, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, सारी कैलकुलेशन, सारी जोड़ घटाना गुणा भाग जितनी भी सब कुछ चल रहा है कैलकुलेशन, चाहे कंप्यूटर की हो चाहे ये वाली हो, अरिथमेटिक वाली,
सब शून्य पर आधारित हैं, शून्य पर टिकी हुई हैं, है ना। और वो संकल्पना किसने दी? भारतीयों ने, है ना, यहीं पर इजाद किया गया था। परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है? देखिए दूसरे रूप में हम लिखते हैं P/Q, जहाँ Q क्या हो? जीरो ना हो। P और Q क्या हों? पूर्णांक हों, जहाँ पर Q जीरो ना हो। ये लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। P और Q पूर्णांक हो, यानी कि ऊपर और नीचे कोई भी चीज़ हो सकती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। मतलब कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या या शून्य, है ना। लेकिन नीचे आपका शून्य नहीं लिखेंगे हम, तो नीचे शून्य नहीं लिखेंगे। नीचे हम क्या लिख सकते हैं? धन ऋण कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? धनात्मक भी लिख सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं और ऋणात्मक भी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन नीचे आप लोग क्या लिख सकते हैं? हर में या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, शून्य नहीं लिख सकते। नीचे वही लिखा है, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। ये आपका रॉन्ग है ना। हर शून्य नहीं होना चाहिए, भिन्न में हर शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भिन्न है ही नहीं। भिन्न तभी भिन्न होगी जब उसका हर शून्य ना हो। अंश शून्य हो सकता है, अंश शून्य हो सकता है, वो बना दिया है मैंने। ये चीज़ क्या है? करेक्ट है। ये चीज़ क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और ये चीज़ क्या है? इनकरेक्ट है। आगे बढ़ें तो मुझे लगता है परिमेय संख्या तो आपको समझ में आ गई होगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। भिन्न जिसका हर शून्य ना हो, नीचे शून्य ना होना चाहिए, बस। अब हमें पहचानना है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ढूंढिए, है ना। तो अब हमको सीखना पड़ेगा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों? तरह तरह से वो घुमा घुमा करके हमारे सामने चीज़ों को लिख देगा, हमें दिखेगा नहीं भिन्न, भिन्न के रूप में हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम भिन्न के रूप में बदल लें उसको तो भिन्न बन जाएगी। जिस संख्या, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में या तो हमें दिख रही हो या तो भिन्न के रूप में उसको परिवर्तित हम कर दें, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय कहलाएगी। या तो भिन्न के रूप में हमें दिखे, नज़र आ जाए, और या तो हम उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकें, परिवर्तित कर दें, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में या तो हमें दिख जाए हो और या तो भिन्न के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, इतना समझ गए? मिटा दें इसे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमें भिन्न के रूप में दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, किनको हम चेंज कर सकते हैं। ये बताइए, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं हैं? हैं। पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं हैं? हैं। सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं, है ना। भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, इतनी ही तो पढ़ी हम लोगों ने अभी। ये सारी की सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब मुझे बताइए, फिक्स डेसिमल, फिक्स डेसिमल का मतलब होता है दशमलव वाली संख्याएं, निश्चित दशमलव,
है ना, निश्चित दशमलव कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती नहीं, अनावर्ती दशमलव। फिक्स डेसिमल, या इसी को हम लोग नहीं, आवर्ती अनावर्ती तो अलग हो गया, ये अभी फिक्स डेसिमल है ना। फिक्स डेसिमल का मतलब हाँ दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं। बताइए परिमेय है कि नहीं है? फिक्स डेसिमल का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 5.7, इसको कहते हैं फिक्स डेसिमल, है ना। तो ये परिमेय है कि नहीं है? नहीं है। भिन्न के रूप में अगर किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो फिक्स डेसिमल आपके क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? फिर आपका आता है आवर्ती दशमलव। क्या आता है? आवर्ती दशमलव यानी कि रिपीटेड डेसिमल। रिपीटेड की स्पेलिंग बता दीजिए, गलत तो नहीं लिखा है? PETED ऐसे होगा, जो भी होगा ठीक सही है। PEA होता है ना, जो मैंने मिटा दिया है। चलिए रिपीट, ठीक है, रिपीटेड डेसिमल है ना, ठीक है। रिपीटेड डेसिमल का मतलब होता है जैसे मैंने लिख दिया 5.777777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है, बार 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 बार। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, है ना। दशमलव के बाद वाला अंक बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। और इस श्रृंखला कहाँ तक चली जा रही है? अनंत तक। अगर मैं लिख देता क्या 5.777, मैंने दशमलव के 3 अंक लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा? फिक्स डेसिमल। दशमलव के अंक, डेसिमल यानी कि दशमलव के अंक क्या है? फिक्स है ना। दशमलव के कितने अंक फिक्स हैं? 3 अंक। तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। दशमलव को हम हटा सकते हैं, 5777 है ना। 3 अंक पे दशमलव था, तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? नीचे 3 जीरो। भिन्न के रूप में बदल गया। दशमलव के 3 अंक फिक्स हैं, है ना। 3 अंक क्या हैं? फिक्स हैं। इसीलिए दशमलव के 3 अंक फिक्स हैं, इसीलिए कहा जाता है फिक्स डेसिमल इसे, है ना। दशमलव के बाद 7 रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है ये रिपीट हो रहा है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसीलिए इसे कहा जाता है रिपीटेड डेसिमल, आवर्ती दशमलव, है ना। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? 5.7 बार, है ना। और इसको हम लोग हमेशा भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न में बदलने का मतलब है ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई है। अगर इसकी हम भिन्न बना दें तो परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो ये हमने सारी संख्याएं पढ़ी हैं ये तो परिमेय हैं, हमें पता है, पहले से पता है। दशमलव वाली संख्याएं जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिक्स डेसिमल पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी हमारी क्या है? परिमेय है। क्योंकि उसकी भी जैसे नीचे जीरो बढ़ा देंगे क्या आ जाएगा? दशमलव हटा देंगे हम लोग, हट जाता है दशमलव, सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करते हैं आवर्ती दशमलव को। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई इसको हम लोग 5.7 बार लिख सकते हैं, या 5.7777 इनफाइनाइट तक, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को इसको 5.7 बार, अगर आपका रिपीटेड डेसिमल दिया हुआ है उसको आपको भिन्न में बदलना है, 5.7 बार या 5.77, या तो 5 सी को लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, क्या 5.7 बार। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है 5.7 बार, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। इसको क्या पढ़ा जाता है? 5.7 बार। ऊपर लगा हुआ है जो लाइन बार है वो दशमलव के बाद ही आता है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो पता है हम लोग क्या कर सकते हैं? 57 में पूरी संख्या ले लीजिए, क्या 57, क्या ले लीजिए 57, और बार के पहले जो भी अंक है उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए।
शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको भिन्न में बदलने का। भाई अगर भिन्न में परिमेय संख्या हमने कह दिया परिमेय संख्या तो भिन्न बननी चाहिए ना इसकी, अब भिन्न बनेगी तभी तो ये परिमेय कहलाएगा, तो भिन्न बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा, ऐसे दे देगा 5.77 डॉट डॉट इनफाइनाइट, बताइए परिमेय है कि ये परिमेय है, आपको बताना पड़ेगा। क्या कह देंगे हम, परिमेय है, क्योंकि रिपीटेड डेसिमल है ना। फिर कह देगा 5.7 बार, ये ऑप्शन में दे देगा कौन सा परिमेय कौन सा परिमेय है, तो इसको हम क्या मारेंगे, परिमेय है। फिर कह देगा इसकी दशमलव इसको 5.7 बार को भिन्न बताइए, भिन्न इसकी क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 5.7 बार की हमें क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, पहले पूरी संख्या को हमने लिख दिया, फिर बार वाली संख्या के पीछे जो संख्याएं हैं उसको हमने क्या किया, घटा दिया, और बार वाली संख्या को हमने देखा कितने अंकों पे बार लगा, एक अंक पे, एक अंक पे बार लगा है ना, ठीक है। तो जितने अंक पे बार है उतने ही 9 नीचे लिखेंगे, और सिर्फ एक ही अंक है ना दशमलव का, तो एक अंक के लिए एक अंक आ गया, बात खत्म, है ना। अब यहाँ पर घटाइए जरा, देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 52/9। अब भाग दे के जरा देखिए 5.7777 आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर में दे के देख लीजिए 1 सेकंड में, है ना। 52 में 9 का भाग दे लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, देखिए 9 पंचे 45, 7 बचा 70 हो गया, है ना। तो 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, फिर 70 हो गया, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, फिर 70 हो गया, 9 सत्ते 63, डॉट डॉट बार बार 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 करेंगे, फिर 7 बच जाएगा 70 हो जाएगा, बार बार यही प्रक्रिया आएगी, अनंत तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। इसका मतलब है 5.777 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.7 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5.7 बार लिख सकते हैं। और इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे लिखेंगे, 57 में क्या घटा दीजिए, बार के पीछे वाला 5, यानी कि 52, है ना। और एक अंक पे बार लगा इसलिए एक बार 9 से भाग दे दीजिए, जितने अंक पे बार हो उतने ही 9 नीचे, क्लियर है। कैसे नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि इसकी भिन्न बनाइए, इसकी भिन्न क्या होगी, ऑप्शन दे देगा, ये मेथड है, तरीका है, क्यों नहीं पूछा जाता है इसमें, ये मेथड है, तरीका है ना, इसी तरीके से वो आएगा। हाँ ठीक है, फार्मूला नहीं है इसका, ये मेथड है, मेथड सीख लो बस, हो गया जो हम बता रहे हैं, और ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको इसकी, है ना। देखिए मिटाएं, प्रियांशी सीख लिया, एग्ज़ाम में आने हैं आपके ये सब, हाँ समझ लीजिए फ्यूचर में। आशा जी इन सब सवालों से 2-4 हुई हैं आपकी, नहीं क्या सर? इन सवालों से 2-4 हुई हैं कि नहीं, बार वालों से? आपने बताया है सर? अरे हमने बताया नहीं, क्वेश्चन पेपर में कहीं मिले कि नहीं ये क्वेश्चन बार वाले आपको? इससे पहले सुपर टेट में आया था ना, आएगा, ठीक है। तो पढ़ना है इसको, क्या करना है, पढ़ना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, आता है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। फिर देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया 6.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी हमें क्या बनानी है, भिन्न बनानी है। क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, इसकी भिन्न बनानी है आपको कि इसकी भिन्न क्या होगी, बताइए जल्दी से, जल्दी से बनाइए, हाथ पे हाथ नहीं धरे बैठना है। बच्चन जल्दी से बनाओ। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हमको क्या लिख सकते हैं, 6 पॉइंट, जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। अब इसको अगर भिन्न में बदलना है तो 63 में हम क्या घटाएंगे, पूरे 63 में हम बार के पीछे वाले जो भी अंक होंगे घटा देंगे। तो 63 में से हमें क्या घटाना है, बार के पीछे वाला 6, तो 63 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा,
57 है ना, और जितने अंक पे बार हो उतने ही नीचे 9। दैट इज द आंसर। अब भाग दे के 57 में 9 का देख लीजिए, 6.33 ना आए तो बताइए। देखिए 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 6 बार पूरा पूरा चला गया, 54, 3 बचा। अब 3 में दशमलव लगा दिया तो 30 हो गया। 9 तिया 27, फिर 3 बचा, 9 तिया 27, फिर 3 बचा, 9 तिया 27। 3 3 3 की श्रृंखला पूरी अनंत तक चलती जाएगी, कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इससे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसकी भिन्न क्या है, ये है। लेकिन इसकी डायरेक्ट भिन्न बनाने से पहले एक बार ये क्या करिए, इसको इसमें बार में कन्वर्ट करिए, अगले स्टेप में ये लिख लीजिए। आशा ही बिल्कुल सॉल्व है ना। पहले कभी जो आप लोगों को बताया होगा हमने, उससे भी ये स्मार्ट है ना। पहले हमने खोल के बताया होगा, अलग अलग इसको अलग करके, इसको अलग करके दूसरे तरीके से बताया होगा कि इसको आप क्या करिए, 6 को अलग करिए, प्लस ये क्या है 0.3 बार। अगर ये 0.3 होता तो ये 3/10 लिख देते, अगर सिर्फ 0.3 होता तो 3/10 लिखते, है ना। लेकिन अगर बार लगा हुआ है तो 10 के बजाय हम किसका भाग देंगे, 9 का भाग दे देंगे, बस। अब 6 में ये जोड़ दीजिए, 9 छक्का 54, 55 56 57/9, दैट इज द आंसर। ये आप लोगों को प्रक्रिया बताई होगी, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया आप लोगों को, है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक आध क्वेश्चन अभी और। .25 बार भिन्न बनाइए, भिन्न बनाइए बार। ऊपर जो लाइन लिखी उसी को तो बार पढ़ते हैं। 3.25 बार। सैलून नहीं खुला है, तुम कुछ और समझ रहे हो क्या, हंस रहे हो बच्चन। हाँ बताओ फिर जल्दी से, क्या आया सूरज? 322 कुछ नहीं करना है, 325 है, 325 में से बार के पीछे वाली संख्या क्या है, 3 घटा दीजिए। 325 में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 322। और 322 में बार कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9। 1 अंक पे बार होता तो 1 9, 2 अंक पे बार है 2 बार 9। दशमलव के 2 ही अंक हैं और दोनों अंकों को हम लिख चुके हैं, कोई टेंशन है नहीं हमें। अब आप कैलकुलेटर में 322 में 99 का भाग दे के ज़रा देखिए कि 3.25252525 इन्फिनिट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेटर में भाग दीजिए, जल्दी से कैलकुलेटर में भाग दीजिए। 322 में 99 का भाग दे दीजिए। 3.252525 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखा आपने, आ रहा है। और 252525 का मतलब क्या होता है, 3.25 जो अंक बार बार रिपीट करता है उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। दशमलव के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट करें, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बताइए, या यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ मैं, 1 लिख देता हूँ, ये लीजिए 2.123 बार। बार किसके ऊपर लिखा है, 2 3 और अपॉन 99। भाग दे के देखो आ रहा है कि नहीं कैलकुलेटर में, है ना। इस संख्या का मतलब क्या है, इस संख्या का मतलब होता है 2.1 बार किसके ऊपर है, 2 अंक के ऊपर, यानी कि ये दोनों अंक रिपीट कर रहे हैं, है ना। यानी कि 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। जब भी जो संख्या आपकी बनेगी यहाँ पर, अगर उसमें अंश में हर से भाग दे देंगे कैलकुलेटर में, तो यही बनना चाहिए, यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ज़रा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा सूरज अभी,
आया आपका? अच्छा ये आपका आ गया, क्या आया? 21 वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए पूरी संख्या में बार के पीछे वाली संख्या 21 घटाना है, तो 2123 में 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 23 में 21 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 02, है ना। तो 210, 23 में से 21 घटा दीजिए, मतलब इसी में से 21 घटा देना है। तो 23 में से 21 घटेगा तो क्या आएगा? है ना, 02, यही आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2123 ले लिया पूरी संख्या, और बार के पीछे वाली संख्या क्या है? 21 हमने क्या किया? घटा दिया, तो क्या आ गया? 2102, यही आया, ठीक है। बटे लिख लिया। हर में क्या आएगा? 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो क्या आ जाएगा? 2 9 आ जाएंगे पहले। लेकिन ये बार वाला दशमलव तो है नहीं, ये तो सिंपल दशमलव है। और कोई भी सिंपल दशमलव उसके लिए क्या आता है? नीचे 0। सिंपल कोई दशमलव हो, तीसरा 2 अंक के लिए तो ये 2 अंक हो गए, ये तीसरा वाला तो बिना बार वाला है ना। तो दशमलव में 5 हो, दशमलव में 1 हो, दशमलव में 3 हो, तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? 10 का भाग देते हैं ना। एक 0 आता है ना, तो एक 0 आ गया। दैट इज द आंसर। ये आंसर है आपका बच्चन। फ्रेंड्स इज क्लियर है? ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का एडवांस क्वेश्चन था। सबसे एडवांस क्वेश्चन यही बनता है आपका, जिसको उसको भी मैंने 1 सेकंड में 1 लाइन में बता दिया। अब आप 2102 में 990 का भाग दीजिए कैलकुलेटर में, जल्दी से दीजिए। अब आएगा आपका 2.12232323 ऐसे आएगा। देखिए आ गया। देखिए कितने स्मार्ट हो तुम लोग। स्मार्ट हो कि नहीं? तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। आप लोग स्मार्ट ना होते तो इस तरीके के प्रश्न नहीं निकाल पाते, बट आपने क्या किया? चुटकियों में निकाल लिया। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा शैलेंद्र, आप ही हैं, ठीक है। समझ गए? बेटाएं एक क्वेश्चन और यही वाला। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस कराए दे रहा हूँ आपको। एक मैं लिख दूँ अगर 17.254 बार, इसकी भिन्न बनाइए, कैसे बनाएंगे? या ऐसे किए दे रहा हूँ मैं, इसको मैं कर दे रहा हूँ 3, ऐसे किए दे रहा हूँ। लीजिए 13.254 बार ऐसे लिख दिया मैंने। थोड़ा सा घटाने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं, तरीका तो वही है। आ गया ये? ठीक है। ये वाला ये नहीं किया है, ठीक कर लीजिए। क्या करना है हमें? पहले पूरी संख्या में से हमें क्या घटाना है? बार के पीछे वाला, है ना। तो 13254 में से क्या घटाना है? बार के पीछे वाला, यानी कि 132। ये हमको क्या करना है? घटाना है, पहला स्टेप। 4 में 2 घटा 2, 5 में 3 घटा 2, 2 में 1 घटा 1, और यहाँ पर ये 13 तो है ही। 13122 13122 है ना। 2 अंक पे बार हैं, इसके लिए क्या आएंगे? नीचे 2 9 आएंगे, और ये तो सिंपल दशमलव है, सिंपल प्लेन डेसिमल है। तो 1 अंक के दशमलव के लिए इसके लिए क्या करते हैं? हटाने के लिए 1 0 और आ गया। अब कैलकुलेटर में इसको भाग दे के देखिए, ज़रा देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 13.2, बार किस में लगा है? 54, यानी 54 का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, आवर्ती दशमलव है, यानी कि 54 डॉट और ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। ज़रा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर में भाग दे के देखिए, आ रहा है। इसका मतलब हमने जो सीखा वो क्या है?
100% करेक्ट है ना। इसको इसमें लिखिए, इसको इसमें बदलिए, 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 चाहे जैसे जो करिए। आ गया ना बच्चन? ठीक है, मिटाएं अब फिर। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कह दूं √16, क्या लिख दूं? √16, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए, जिनका पूरा पूरा घनमूल निकल आए, तो इसका वर्गमूल क्या होगा जरा बताइए। क्या होगा बच्चन, क्या होगा वर्गमूल? विजय, बच्चन तुम बताओ, बताइए। वर्ग 4 ये क्या होता है? अरे इसका वर्गमूल निकालना है 16 का, वर्गमूल का चिन्ह लगा है ना, तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। प्रियांशी जी क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, इसके 2 आंसर आएंगे। यस, +4 और -4। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, हमेशा पता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 16 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 16, यानी कि 16 ही आएगा। इसका मतलब है कि 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। हम कैसे कह सकते हैं कि +4 है? -4 भी तो हो सकता है। क्लियर है ना? रूट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, ये सीख लीजिए, जान लीजिए, है ना। ठीक है, अगर हम कह दें कि x² = 16 है तो x = 4 होगा, ये कंप्लीट आंसर नहीं है ना। x = 4 भी हो सकता है और x = -4 भी हो सकता है। अब ये कंप्लीट आंसर है, अब ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है, अकेले हमने x = 4 लिख दिया, अधूरा आंसर है। जैसे इसी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, या ऐसे ही नहीं हम कोई चीज़ लिख देते हैं बोर्ड पर, कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख के देता हूँ। जैसे लिख दिया गया, मान लीजिए x² = 16, तो x का मान होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे वैल्यू लिख देंगे और ये बच्चों को क्या लगे, आहा मज़ा आ गया, आहा इतना सरल सवाल, ये तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा था, x² = 16 तो x = 4। लेकिन ये नहीं पता था कि जब हम लोग हाई स्कूल पढ़ रहे थे तो उस समय पॉजिटिव नेगेटिव 2 रूट आते थे स्क्वायर रूट करने पर, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण में हमेशा अल्फा बीटा 2 मूल आते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए सिंपल है तो अल्फा आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, +α -α। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन देगा क्या? दे देगा 4, बी ऑप्शन क्या दे देगा? -4, है ना। सी ऑप्शन दे देगा 4 या -4 और डी ऑप्शन दे देगा कोई नहीं, है ना। खुश होकर के जैसे ही देखेंगे कह देंगे x² = 16, यानी कि x = 4, नीचे के ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देंगे, नंबर चला जाएगा, क्योंकि नंबर इसमें मिलना था। नंबर किस में मिलना था? +4 और -4 में। तो आपने तुरंत नज़र डाली, तुरंत आंसर लिखा, बट नंबर आपका फिर भी चला गया। क्लियर है ना। तो बहुत ही केयरफुल रहना है मैथमेटिक्स में, तभी छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जब हमें पता रहती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हमसे बनने लगते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही गलती कर रहे हैं हम लोग, नहीं बन रहा है, इसका मतलब फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे। और ये स्टार्टिंग है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से ही शुरुआत हो जाती है आपके मैथ की नींव, आधारशिला जिसे कहते हैं, है ना, कि आधार आपका कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, उस पर इमारत खड़ी करना है, यानी कि मैथमेटिक्स का महल तैयार करना है, तो पहले आधार मजबूत होना चाहिए, है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन वर्गमूल दशमलव भिन्न ये सब कुछ आता ही नहीं है आपको, उसी में गलती कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर आगे कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जगह जगह पे गलती करेंगे, छोटी छोटी गलतियां करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन चले जाएंगे, नंबर चले जाएंगे। हमें यहीं से शुरुआत करनी है अच्छे से। सर रूट के आगे सर माइनस लिखा हो तो फिर एक ही लिख सकते हैं सर, माइनस कैसे? अगर सर रूट -16 है, रूट अंदर माइनस वाला होता ही नहीं है, अंदर माइनस वाला नहीं, इमेजिनरी हो जाता है, वो आपको नहीं पढ़ना है।
मैं काल्पनिक चीज़ें ना पढ़ो, काल्पनिक ही है वो, अंडर रूट -1 इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक चीज़ है वो, अगर सर एक नहीं पढ़ना है। हाँ? एक 4 लाना हो सर, -4 सिर्फ लाना है तो ले आओ, फिर कैसे? आप मनोरंजन लो, तुम मनोरंजन करो फिर, और क्या। मनोरंजन थोड़े ना यहाँ हो, मनोरंजन से थोड़े ना मैथमेटिक्स आ जाए, हमें लाना है, मन कर रहा है, नहीं +4 ही लाएं। अरे जब x² बराबर कोई वैल्यू लिखोगे उसके 2 ही रूट आएंगे हमेशा। द्विघात समीकरण से x की 2 ही वैल्यू आएंगी हमेशा। द्विघात समीकरण होगा तो हमेशा x की 2 वैल्यू आएंगी। समझ गए? वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि आखिर परिमेय में हमने ये क्यों लिखाया है। परिमेय में यहाँ पर इसलिए ही लिखाया है कि इसके मान कितने होंगे, +4 और -4, यानी कि ये +4 क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, -4 क्या है, पूर्णांक संख्या है। और कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती, अभी तो लिखाया था। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है ना? ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरीके से अभी अगर कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दे दी जाएं वर्गमूल लगा करके, तो वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। वर्गमूल का चिन्ह देख करके आप ये ना कह दीजिएगा कि यह परिमेय है ना। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, अगर उसमें वर्गमूल लगा दिया गया है, या ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 लिख करके हमने क्या लिख दिया है, क्यूबिक रूट कह रहे हैं, ये ऐसे है ना। 8 का घनमूल तो हमें सीधे सीधे पता है, 8 का घनमूल क्या होता है, 2, दैट इज द आंसर, है ना। तो इसका मतलब है ये क्या है, इसको हम लोगों ने 2 लिख दिया, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। इसका मतलब इसको हमने भिन्न के रूप में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। और अगर कोई भी संख्या जो हमें अभी भिन्न के रूप में नहीं दिख रही है, लेकिन अगर भिन्न के रूप में उसको हम बदल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। लेकिन बहुत सारी संख्याएं रूट वाली ऐसी हैं, जैसे √2, इसको आप लोग भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। √3, इसको भिन्न के रूप में आप लोग नहीं बदल सकते हैं, है ना। √5, √7, है ना, इनको आप लोग भिन्न के रूप में बदल नहीं सकते हैं, इनका p/q नहीं बनेगा। क्लियर है ना, ये नहीं बना पाएंगे आप भिन्न। इसका मतलब ये क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है, मिटाएं इसको। तो परिमेय संख्याएं आप लगभग सब कुछ समझ सकें, यानी कि वर्गमूल वाली भी संख्या होंगी तो पूर्ण वर्गमूल, पूरा वर्गमूल अगर निकल आएगा तो परिमेय है, पूरा घनमूल निकल आएगा तो परिमेय है। क्लियर है ना। चिन्ह देख करके अकेले ऐसे नहीं डिसाइड कर लेंगे कि वर्गमूल का चिन्ह लग गया, क्यूब लग गया, क्यूबिक रूट का चिन्ह लग गया, तो आप कहते हैं नहीं ये तो परिमेय है, नहीं है अपरिमेय है। नहीं, अगर पूरा वैल्यू निकल आ रही है, हम उसको बदल सकते हैं भिन्न में, है ना, तो इसका मतलब वो परिमेय है। समझ गए। परिमेय का मतलब और कुछ नहीं होता है, भिन्न के रूप में हमें दिख जाए, नहीं दिख रही है तो हम उसको बना लें, कन्वर्ट करके भी, अगर उसको हम चेंज करके भी अगर लिख पाएँ तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन भिन्न की खूबी क्या होती है, भिन्न तभी कहलाएगी मैथमेटिक्स में जब उसका हर शून्य ना हो, वही आपकी परिमेय है। क्लियर है। आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपरिमेय। चलिए, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स स्पेलिंग आप समझ जाइएगा, है ना। अपरिमेय संख्याएं। चलिए, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में ना हो या ना परिवर्तित की जा सकें, मतलब जिनको भिन्न के रूप में लिखना संभव ना हो, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना संभव ना हो, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएंगी। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं, ज़रा देख लीजिए, है ना। सबसे पहला आपका है अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं, है ना।
दूसरा पाई, है ना, तीसरा अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल इत्यादि, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल भिन्न के रूप मतलब पॉइंट में लिख लेगा, लेकिन अनावर्ती दशमलव में होगा। जैसे √2, इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। √3, √5, है ना, क्यूबिक रूट 7, है ना, 7 का घनमूल, ETC एक्सेट्रा। समझ गए? इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगर इनका आप कहाँ इंटरनेट में जाएं, अगर इनकी वैल्यू भी देखेंगे, इन सब की अगर वैल्यू इंटरनेट से आप सर्च करें और देखें, हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ाया जाता है, ये पॉइंट में वैल्यू याद कराई जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत नहीं होती इसलिए नहीं याद करते हैं, लेकिन इंटरनेट में सबकी वैल्यू मिल जाती हैं आजकल। अगर आप कहें कि √2, 3, 5, क्यूबिक रूट 7 की वैल्यू क्या है, तो पॉइंट में बताएंगे। तो हमेशा ये क्या आएगा आपका, नॉन रिपीटेड डेसिमल आएगा। क्या आएगा? अनावर्ती दशमलव संख्या आएगी। क्या आएगी? आपकी अनावर्ती दशमलव संख्या आएगी। क्या आएगी? अनावर्ती दशमलव संख्या आएगी। अनावर्ती दशमलव संख्या यानी कि नॉन रिपीटेड डेसिमल का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो दशमलव के बाद अगर अनंत तक सीरीज चल रही है, ठीक है, आवर्ती और अनावर्ती का मतलब होता है ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, है ना, डॉट डॉट डॉट, दशमलव के बाद दशमलव, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कभी भी कोई अंक बार बार रिपीट नहीं करेगा, यानी कि उसको बार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बार में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसकी भिन्न नहीं बना पाएंगे, और भिन्न नहीं बना पाएंगे तो क्या हो जाएगी वो? अपरिमेय, क्योंकि भिन्न बनना जरूरी है। ठीक है, इसको पूरा पूरा भिन्न नहीं बना सकते हैं। अनावर्ती दशमलव संख्याओं की कभी भी भिन्न नहीं बन सकती है। पाई का भी जो मान होता है वो एक अनावर्ती दशमलव होता है। इन सब के जो भी मान होते हैं वो भी क्या होती हैं? अनावर्ती दशमलव संख्याएं ही होती हैं। और अनावर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। क्या होते हैं? भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसीलिए ये क्या होती हैं? सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। कई बार पूछा जा चुका है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी नॉन रिपीटेड या अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। √3, 2, 3, 5 अभाज्य संख्याओं के घनमूल, वर्गमूल, ये सब क्या होंगे? आपके अनावर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। और अनावर्ती संख्याओं, दशमलव संख्याओं का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। दशमलव के बाद कोई भी अंक इनमें रिपीट नहीं करेगा। बार के रूप में इनको नहीं लिख सकते हैं। बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो जो मेथड अभी हमने सीखा था बार वाले में कि हम भिन्न में बदल लेते थे, तो इसमें भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। हम भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, इसका मतलब अपरिमेय है। क्योंकि अगर भिन्न बनेगी तो परिमेय कहलाएगी, भिन्न नहीं बन पाएगी तो अपरिमेय कहलाएगी। क्लियर है? अंत में दो ही प्रकार की संख्याएं बचती हैं मैथमेटिक्स में, अंकगणित में, जो हम लोग पढ़ते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग परिमेय और दूसरे को कहते हैं अपरिमेय। या तो किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या तो किसी संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय। और सबको मिला के अगर एक साथ रख दें, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं को मिला दें, तो हम उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्याओं में ही पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। उसमें भी खास तौर पे ये अपरिमेय का यूज़ नहीं होता, परिमेय संख्याओं तक का हमारा यूज होता है। हालांकि √2, √3 का यूज होता है, हम लोग पढ़ते हैं। आपकी एडवांस मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा वगैरह में सब ये आ जाता है। यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं या इनका समूह, या ये कह लीजिए कि वास्तविक संख्याएं, यही है हमारी अंकगणित। और इसी के बारे में हमारी पूरा अध्ययन हमारा चलता है आगे। ठीक है? ठीक है, संख्या नंबर सिस्टम में यही, अंकगणित में क्या है? अंकों का खेल। और अंक कौन से होंगे हमारे? या तो परिमेय या तो अपरिमेय,
हम सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? यानी कि वास्तविक संख्याओं में ही हमारा पूरा काम मैथमेटिक्स का होना है आगे। क्लियर है? ठीक है। पाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पाई के बारे में लोग कहते हैं पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये रॉन्ग है। ये क्या है? गलत है। ये लगभग मान होता है, वास्तविक मान नहीं होता है। ये क्या होता है? लगभग मान होता है पाई का, है ना। जो पाई का वास्तविक मान होता है, जो पाई का वास्तविक मान होता है वो क्या होता है? इंटरनेट में देखिए 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे आएगा, और कभी भी कोई अंक रिपीट नहीं करेगा, चाहे जितने अंकों तक इसको देखते चले जाइए, चाहे जितने अंकों तक इसकी वैल्यू को देख लीजिए, पाई की वैल्यू को। पाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ये वाली, ये लगभग वैल्यू है जो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम अगर पाई के बारे में बताना है हमें कि क्या है पाई, परिमेय है कि अपरिमेय है, ध्यान से इधर देखिए, मेरी बात को सुनिए। अगर हमें पाई के बारे में बताना है कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई की वास्तविक वैल्यू को देखना पड़ेगा ना हमें, कि उसकी लगभग वैल्यू को देख करके हम बता देंगे उसके बारे में। अरे किसी की रियलिटी हमको चेक करना है, रियलिटी टेस्ट करना है, तो उसकी लगभग वैल्यू को थोड़ी देखेंगे, उसकी रियल वैल्यू को देखेंगे। रियल वैल्यू से ही तो पता चलेगी कि उसकी रियलिटी, कि उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से पता चल जाएगी उसकी रियलिटी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से उसकी रियलिटी नहीं पता चलेगी। 22/7 उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, उससे उसके बारे में जज नहीं कर सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। इसकी वास्तविक वैल्यू क्या है? ये है। और ये क्या है? आपकी एक नॉन रिपीटेड डेसिमल है। ये क्या है? आपका नॉन रिपीटेड डेसिमल है, अनावर्ती दशमलव है। इसको कभी भी बार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और बार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब हम कभी भिन्न के रूप में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसकी भिन्न नहीं बनेगी तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? कोई भी अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, उनकी भिन्न बनाना संभव नहीं है, उनकी भिन्न नहीं बनती। क्लियर है ना? अनावर्ती दशमलव संख्याओं की भिन्न नहीं बनती, और भिन्न नहीं बनती इसका मतलब ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय नहीं हो पाएंगी। तो पाई क्या है? नॉन रिपीटेड डेसिमल संख्या है इसकी वैल्यू, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अनावर्ती दशमलव संख्या है, कोई भी अनावर्ती दशमलव संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी इस तरह की वैल्यू √2, √3, √5 जिसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल घनमूल हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? अब आपका मामला हो गया क्लियर यहाँ तक का। मिटा देता हूँ मैं जल्दी से, और इसके बाद फिनिश कर देता हूँ वास्तविक संख्याओं को बता करके। सर जैसे 22/7 को सर अगर सॉल्व करें तो यही तो सर आएगा। सॉल्व कर लो। नंबर चाहिए तो वही करो जो मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, हाँ सॉल्व करो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, करो। सॉल्व करने के लिए तो वो दिया जाता है कि ये ले लो, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, उसको आसान हो सके चीज़ें, 3.14 और आगे जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है? हाँ चलो, बहुत बड़ा है ना, पॉइंट पॉइंट में कितने भी तक आगे चलते जाओगे, है ना। तो वो 22/7 नहीं होता है। 4 साल नहीं आएगा। यस ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी वो। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं वही है, रियलिटी हमने सामने रख दी है, बाकी आप लोग समझिए उसको। एग्ज़ाम में आ जाए तो एज इट इज़ जो हम बता रहे हैं उसमें टिक करिए आंसर, है ना। जो हम समझा रहे हैं बिल्कुल वही रियलिटी है, उसी को समझिए, है ना। डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के आप बोलिए, कोई आपको काट नहीं सकता है, चाहे आप जहाँ चले जाइए, जो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप ऊट पटांग का दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट होते हैं इतने गहरे कि कई बार हो सकता है आप समझ ना पाएँ कि उसमें कितनी गहराई छुपी हुई है। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन गहरी होती हैं वो, है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग ऊपरी पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, हमें छोटी छोटी बातें, जो गहरी बातें होती हैं, उन गहरी बातों के बारे में पता नहीं होता है, और हम कुछ का कुछ समझते रहते हैं, वास्तव में होता कुछ और है ना। सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप बना करके आपके सामने पेश कर दिया जाता है, आपको उसकी गहराई पता नहीं चलती है कि वास्तव में ये चीज़ें क्या हैं, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वास्तविक संख्याएँ, और फिनिश कर देते हैं इसको, संख्याओं के बारे में जो नॉलेज है।
वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। चलिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय का मतलब क्या होता है? जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकें, और जो अपरिमेय का मतलब होता है जो भिन्न के रूप में लिखी ना जा सकें। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं मिलके क्या कहलाएंगी? चाहे वो भिन्न के रूप में लिखी जा सकें, चाहे भिन्न के रूप में ना हो, है ना, सभी संख्याएं मिला करके क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? और अपरिमेय के अलावा या ये कह लीजिए परिमेय से पहले हमने जितनी संख्याएं पढ़ी थी, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? परिमेय के अंतर्गत। परिमेय के अंतर्गत। क्लियर है ना? वास्तविक नहीं, वास्तविक में तो अपरिमेय भी आ जाएंगी ना, वास्तविक में तो सब आ जाएंगी, है ना। लेकिन अगर छोटा ग्रुप देखा जाए तो वो सारी की सारी किसमें आ जाती हैं? इसमें। और इसके अलावा जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? है ना, अपरिमेय। तो सब मिला करके ये बन जाएंगी वास्तविक संख्याएं। इसको एक रियल लाइन हम लोग कहते हैं, वास्तविक रेखा, रियल लाइन। हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक रेखा। इसके माध्यम से हम लोग दर्शा सकते हैं सभी संख्याओं को। कैसे? जरा देखिए, ये क्या है? इनफाइनाइट प्लस वाला, ये इनफाइनाइट कौन सा है? माइनस वाला। यहाँ पर क्या है आपका? 0, यहाँ पर क्या है आपका? 1, यहाँ पर आपका क्या है? 2, यहाँ पर आपका क्या है? 3, यहाँ पर आपका क्या है? 4, 3.14, 3.14। पाई यहीं पर होगा कि नहीं? 3 और 4 के बीच में। क्लियर है ना? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अपरिमेय संख्या है ना। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। जरा ये बताइए, यहाँ पर 1/2 होगा कि नहीं? ये भिन्न है, परिमेय संख्याएं। आ गई कि नहीं आ गई? इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? 0.5, 0.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दशमलव वाली संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई? है ना। -1, -2 निगेटिव संख्याएं, यानी कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, सम, विषम सब आ गई कि नहीं? भाज्य, भाज्य सब आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। दशमलव वाली संख्याएं आ गई, भिन्न वाली संख्याएं आ गई, पाई वाली यानी कि अपरिमेय संख्याएं आ गई। √2, √3 कैसे होंगे? जैसे √2 का मान क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग, है ना। तो √2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। √2 को दर्शाना तो 1 और 2 के बीच में होगा। 1 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू होती है ना। √3 की वैल्यू क्या होती है? उसकी भी वैल्यू 1.7 ऐसे समथिंग होती है। ये √3 हो जाएगा। √5 2 से ज़्यादा होती है वैसे वैल्यू उसकी। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो 5 का वर्गमूल 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो √5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पर। यानी कि अपरिमेय संख्याएं भी आ गई। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिल करके क्या बनाती हैं? एक वास्तविक रेखा का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक महत्वपूर्ण लाइन है ना, कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत, है ना। कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, चाहे परिमेय चाहे जो भी ले लीजिए। हम कहते हैं कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए। हमने यहाँ से यहाँ के बीच में ले लिया, एक संख्या ये ले ली और एक संख्या ये ले ली हमने। इसके बीच में अगर पॉइंट देखने चलेंगे तो कितने पॉइंट होंगे? अनंत पॉइंट होंगे। और हर एक पॉइंट के लिए एक संख्या होगी। या ये कह लीजिए कि इनके बीच की एक संख्या लिख लीजिए, लिखा जा सकता है /2 कर दीजिए, /2 कर दिए तो बीच की संख्या आ जाएगी कि नहीं। फिर /2 कर देंगे तो उससे भी छोटी आ जाएगी, फिर /2 कर देंगे उससे भी बीच की आ जाएगी, फिर /2 कर देंगे उससे भी बीच की आ जाएगी। यानी कि बीच की ही संख्या आती रहेगी, कभी भी आप किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। /2 /2 /2 करते जाइए,
तो यानी कि दो संख्याओं के बीच में ही जाने कितनी संख्याएं बटे दो करके आती रहेंगी, बनती रहेंगी। आप करते रहिए बटे दो करते रहिए, एक नई संख्या क्रिएट होती रहेगी, जीवन बीत जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना। यानी कि मैथमेटिकल एंगल से, मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो संख्याओं के बीच में, क्योंकि सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय ना लीजिए, है ना, तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत संख्याएं होती हैं हमेशा। क्लियर है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, वास्तविक रेखा में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अनंत पॉइंट्स होते हैं, या दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होंगी, सीधी सी एक लाइन में। क्लियर है ना बच्चन। ठीक है, मिटा दें। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है ये। अब मैं एक क्वेश्चन इससे बता देता हूँ, अभी तुरंत लगे हाथ। इससे एक क्वेश्चन बता, ये आ चुका है क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्वेश्चन आ चुका है ये। आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। देखा हो या ना देखा हो, आप लोगों की नज़रें उतनी तेज़ थोड़ी, आप लोगों की मेमोरी पता नहीं कैसी है, लोड बहुत ज़्यादा रहता है आप लोगों के ऊपर। एक विषय पढ़ें तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा पढ़ें तो तीसरा भूल जाता है, क्या क्या दिमाग में रखें। छोटा सा माइंड, कम उम्र कम समय, है ना, और कितना पढ़ लें, आखिर भूल जाती हैं चीज़ें। लेकिन हमें तो पढ़ाना है, हम भूल जाएंगे तो फिर हम सही से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं रहेंगी तो हमें स्लिप कर जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, है ना। ठीक है, तो मिटा दें। चलिए देखिए थोड़ा सा और। मेरी बात का जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। ये है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/4। हम कहें कि ये दो परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं? परिमेय संख्याएं हैं, है ना। मैं कहूँ इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो इनके बीच में हों। कितनी लिखिए? 5 लिखिए। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखिए? 5। 1/4 है कि नहीं? पूरे का 1/4 कर दिया, आधा कर दिया, एक हिस्सा ये 4 भाग कर दिए, 1/4, ये 1/2 यानी कि 2/4, और ये 3/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 यानी कि 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4। ऐसे भी कह सकते हैं इनके बीच में बताइए 5-10 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए। ऐसा प्रश्न आ चुका है, 2 भिन्न दे देगा और कहेगा कि इनके बीच में आप 4 परिमेय संख्याएं बताइए कौन सी होंगी। निम्न में से ऑप्शन दे देगा, कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी। पूछा जा चुका है ये पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखिए मैं निकालता हूँ। हमें किसके किसके बीच में देखना है? 1/4 और 1/2 के बीच में कितनी संख्याएं हमें देखनी है? 5 देखनी है। क्लियर है ना। जरा ध्यान से देखिए, हर बराबर कर लीजिए, 2 ऊपर लिख दीजिए 2 नीचे लिख दीजिए, तो हर बराबर हो गए। ठीक है, एक काम और करिए, इसमें नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। नीचे क्या करिए? या ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर और नीचे क्या करिए? 2 का गुणा कर दीजिए। इसमें भी क्या करिए? ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए ये क्या हो गया? 2 और वो क्या हो गया? 4। यही है ना। ठीक है, आप और 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर और नीचे। ऊपर क्या हो गया? 4 और नीचे क्या हो गया? 4 दूना 8 दूना 16। ये क्या हो गया? 4/16। क्लियर है ना। ठीक है, और ये क्या हो गया? 2 दूना 4/2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सही है सर, उधर नहीं कराया ना गुणा। अच्छा, इधर अभी गुणा नहीं किया है। चलिए एक बार गुणा और कर दीजिए। नहीं, 2 ही बार तो करना था। इस बार 2 बार और 3 बार। उधर तो 1/2 चलिए हाँ ठीक है, एक बार और गुणा कर दीजिए ऐसे। ठीक है ना। ठीक है, 1/4 और 2/4, एक बात तो एक ही थी ना। 2 का गुणा कर लिया, फिर 2 बार हमने और गुणा किया, 2 बार और। 2 दूना 4 दूना 8, है ना, और यहाँ क्या आ गया आपका? 16। देखिए इसके बीच में क्या आ गया? 5 6 7। अभी 3 ही बनी हैं, 3 ही बन रही हैं। हम क्या लिख सकते हैं? 5/16, 6/16, 7/16, इनके बीच में ही है। क्लियर है। और बढ़ा लीजिए इसको, इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 8/16 हो जाएगा, है ना। नहीं, कुछ अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिए,
पर क्वेश्चन जो है बन नहीं पा रहा है हमसे कुछ। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, फिर से देखता हूँ। कैसे बनाएंगे इसको? चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, है ना। अभी हमने कहाँ तक गुणा किया था? 8 तक गुणा किया था, है ना। हम 16 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। किसका गुणा कर लेते हैं? 16 का गुणा ऊपर और 16 का गुणा नीचे। इसमें भी 16 का गुणा नहीं, इसमें 32 का गुणा कर लेते हैं। 32 का गुणा ऊपर और 32 का गुणा नीचे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊपर नीचे किसी भी संख्या से 16 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 32 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका? 16 बटा 16 चौको 64। ये क्या बन गया? 16 बटा 64, यही बना। यहाँ पर क्या बना आपका? 32 बटा 64, यही बना। अब देखिए 16 और 32 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? हमने कहा था 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, है ना। कितनी संख्याएं हैं? बहुत सारी संख्याएं हैं। 17 बटा 64 बीच में ही है। 18 बटा 64। अरे जब हर बराबर हो तो छोटी संख्या छोटी और बड़ी संख्या बड़ी होती है अंश के अनुसार। अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी, है ना। अंश छोटा है तो संख्या छोटी, यही होता है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से डॉट 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 31 बटा 64 तक इतनी सारी संख्याएं हमने क्या किया? 16 बटा 64 और 32 बटे 64 के बीच में लिख दी, है ना। हम और भी बड़ा बना सकते थे। 32 इसको और 64 दूना 128 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? यहाँ भी 128 बना सकते थे और बीच में गैप क्रिएट हो जाता। एक एक के पॉइंट ऐसे बढ़ते चले जाते। बात समझ में आ रही है? तो हम ये देख रहे हैं कि 1/4 और 1/2 यही 2 परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में अभी हमें दिख गई कि कितनी सारी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ नहीं दिख रही थी, दिख रही थी। यहाँ पर 1/4 है और 1/2 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं। इसको 2/4 लिख दीजिए। यहाँ तो हमें 1 भी नहीं दिख रही है बीच में। आपको लगेगा यार 1/4 और 2/4 के बीच में तो एक भी भिन्न नहीं है, बट यहाँ पर देखिए कितनी सारी भिन्नें बना दी हैं कि नहीं? बच्चन कुछ समझ पा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं है, कुछ एक साथ इतनी सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे ये एक मैंने मेथड बताया। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन को अलग तरीके से बताएंगे कैसे करना है। ये तो मैंने एक तथ्य लिखा ना, मैंने उस तथ्य को मैंने बताया कि हम कितने भी पॉइंट्स उसके बीच में निकाल सकते हैं, है ना। हर को और बड़ा कर दीजिए तो और छोटे छोटे पॉइंट्स में टूट जाएगा। 64 लेने का मतलब क्या होता है कि हमने उसी चीज़ को 64 बराबर हिस्सों में बांट दिया है और उसमें से 16 हिस्से का मतलब एक हिस्सा है। 4 को हमने 64 कह दिया और 1 का मतलब 16 हो गया, है ना। इतने बारीक हिस्से कर दिए हमने, तो बीच में और बारीक बारीक हिस्से बन गए। समझ गए? ये हैं। चलिए फिनिश करें इसको आज। चलिए, थैंक यू सो मच।